हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेवियस लेटिस इन 2 डायमेंशन एंड ब्रेवियस लेटिस इन 3 डायमेंशन। तो ब्रेवियस लेटिस इन 2 डायमेंशन करने से पहले हम छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ पॉइंट ग्रुप, ये हम कवर करके चलेंगे। तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है आपको बताया था सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में। तो वहाँ पे हमने जो है डिस्कस किया था रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और इन्वर्जन सिमेट्री। तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो आपका रोटेशन सिमेट्री है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन जो है, दिस इज़ योर पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है। तो रोटेशन जब सिमेट्री हम किसी के अबाउट भी लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अबाउट अगर हम क्या करते हैं, रोटेशन सिमेट्री लगाते हैं, तो ये क्या करता है, हमें जो है आफ्टर 5 एंगल के बाद हमें एग्जैक्टली जो है क्या दे देता है, सेम हमें क्या दे देता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यानी कि सेम लेटेस्ट पॉइंट हमें मिल जाता है। और वो जो 5 एंगल है दैट विल बी 2π/n। ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 2π/n। ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी को अगर 2π/n एंगल से हम रोटेट करवाएंगे तो हमें जो एग्जैक्टली जो है सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा या सेम लेटेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, वो रोटेशन इनवेरिएंट है। ऐसे ही इन्वर्जन का मैंने आपको बताया था। इन्वर्जन के केस में क्या होता है, अगर हम किसी भी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किसी भी बॉडी को, तो 1/2 इज एग्जैक्टली द सेम एज द सेकेंड हाफ। ठीक है ना, फर्स्ट हाफ जो है एग्जैक्टली सेम होगा आपका सेकेंड हाफ से, बस फर्क क्या होगा कि राइट हैंडेड क्या बन जाएगा, आपका लेफ्ट हैंडेड बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दोनों जो ऑपरेशन हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम क्या करें, अब हम क्या करते जा रहे हैं कि हम ना रिफ्लेक्शन के साथ साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन भी हम जो है अप्लाई करके देख रहे हैं। तो ये जो दोनों ऑपरेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं जो कि किसी 2 डायमेंशन लेटिस के ऊपर लगते हैं। सो अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या बताता है, टोटल सिमेट्री टाइप्स ऑफ लेटिस अबाउट अ पॉइंट। ठीक है ना, तो इन दोनों का कम्बिनेशन यानी कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ जो भी हम अलाउड रोटेशन हम देख रहे हैं क्रिस्टल लेट स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये क्या कहलाती है, आपकी टोटल सिमेट्री जो है किसी भी लेटिस की किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टोटल सिमेट्री है वो बताता है। ठीक है, इन दोनों का कम्बिनेशन। सो पॉइंट ग्रुप को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सच अ सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस एट अ पॉइंट विच लीव्स द बॉडी इनवेरिएंट इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। ठीक है ना, तो पॉइंट ग्रुप क्या होता है बेसिकली कि वो सेट ऑफ सिमेट्रीज हैं जिनको अप्लाई करने के बाद जो हमारी बॉडी है, या हम कह सकते हैं हमारा लेटेस्ट पॉइंट जो है वो क्या रह जाए, इनवेरिएंट रह जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ग्रुप कहलाएगा। यानी कि आपको लेटिस के अंदर जो है, लेटिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, लेटिस के अंदर क्या होता है, लेटिस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इन लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जो, हर लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जो है हम क्या लगा के देख रहे हैं, 2 ऑपरेशन लगा के देख रहे हैं। वो 2 ऑपरेशन कौन से हैं आपके, कि एक तो हम रोटेशन करके देख रहे हैं, रोटेशन के साथ साथ यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम रिफ्लेक्शन के साथ साथ आपका क्या करके देख रहे हैं, अलाउड रोटेशंस भी हम उसके साथ साथ हम देख रहे हैं। तो जो टोटल सेट ऑफ सिमेट्रीज हमारे पास आएंगी किसी भी लेटिस की किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो क्या कहलाएंगी आपकी, सो टोटल सेट ऑफ सिमेट्री जो है ऑपरेशन किसी भी पॉइंट के अबाउट जिसकी वजह से हमारी बॉडी यानी कि कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट रह जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका पॉइंट ग्रुप कहलाता है। सो यहाँ पे क्या कह रखा है, देर आर 2 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप एसोसिएटेड विद रोटेशन एक्सिस। अब क्या कह रखा है कि हर पॉइंट ग्रुप के साथ जो है हमेशा क्या होगा, दो जो है पॉसिबल पॉइंट ग्रुप जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे। एक तो रोटेशन एक्सिस, ठीक है, विथ और विदाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो बेसिकली जो है हमारे पास जो है टोटल 10 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप्स हमें मिलते हैं 2 डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर। तो उनको हमने नाम दिया हुआ है 1 1m, 2 2 2mm, 3 3mm। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या कह रखा है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट ग्रुप जो है एग्जिस्ट करते हैं, 2 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है, रोटेशन एक्सिस के साथ एसोसिएटेड है। उन 2 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप्स की वजह से जो है हमें जो है 10 पॉसिबल, अगर देखो हर 2 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप के साथ एक रोटेशन एक्सिस जो एसोसिएटेड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करें, सो 10 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप्स हमें मिलते हैं। ठीक है ना, यानी कि 10 पॉसिबल पॉइंट ग्रुप्स जो हैं 2 डायमेंशनल क्रिस्टल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और उनका नाम क्या दिया होता है, 1 1m, 2 2mm, 3। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 1m का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या है,
हमारे पास जो 1m है वो क्या है, 1 जो है दैट इज़ अ पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना। 1 क्या है आपका पॉइंट ग्रुप है, और इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है, इसका कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के साथ साथ सो हेयर अ पॉइंट हैज़ नो अदर पॉइंट इक्वलेंट टू इट। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये 1 जो है, बेसिकली ये जो पॉइंट ग्रुप है इसका कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। इसके सिमेट्री एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर हम इसको रोटेट भी करेंगे ना, तो हमें एक और कोई ऐसा पॉइंट 1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो इसके इक्वलेंट होगा। तो उसके बाद है 1m। 1m का मतलब यहाँ पे क्या है, m इज योर मिरर, ठीक है ना। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर। अब देखो, अब एक डॉट था, तो यहाँ से चेक करो बच्चे, यहाँ पे एक डॉट था हमारे पास, और इसको रोटेट करने के बाद भी हमें कोई और डॉट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस डॉट को हमें रोटेट करने के बाद कोई डॉट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका कोई सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने क्या किया, इसी 1 डॉट के साथ हमने क्या लगा दिया, एक रिफ्लेक्शन, एक मिरर लगा दिया। आपको पता है जब हम मिरर लगाएंगे तो 1 डॉट, और यहाँ पे भी हमें क्या नजर आएगा, एक और डॉट नजर आएगा, ठीक है। जब हम मिरर लगाएंगे तो हम जो है, हमें क्या नजर आएगा, 2 डॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 1m जो है वो क्या है, 1 डॉट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या मिल जाएगा, एक और डॉट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, हम 2। 2 का मतलब क्या है, हमारे पास 2 रोटेशन, 2 फोल्ड रोटेशन है, ठीक है ना। 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है, यानी कि एक बार जब हम रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा से जो है सिमिलर पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो हमारे पास जो रोटेशन एक्सिस होगी वो क्या आएगी, 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, हर पॉइंट के साथ हमें क्या लगाना है, एक मिरर लगाना है। तो इसके साथ मिरर लगाएंगे, ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आप सिमिलरली इस पॉइंट के साथ भी क्या करना पड़ेगा, हमें मिरर लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड। यानी कि 2 डॉट जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 4 डॉट्स में कन्वर्ट हो रही है। 2 डॉट्स जो हैं बेसिकली अपनी रिफ्लेक्शन से 2 डॉट और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या, इसकी जो इस करके हमने इसको क्या लिखा हुआ बच्चे, 2mm। यानी कि आप इस तरह से शो कर सकते हो। अभी आप थोड़ी देर के लिए बच्चे एक डॉट भूल जाओ, जो यहाँ पे था। तो जब ये डॉट के लिए मैंने क्या लगाया, एक मैंने मिरर लगाया इसके परपेंडिकुलर, ठीक, एक मिरर मैंने लगाया, तो ये डॉट किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इस डॉट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा था, एक डॉट मिल रहा था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी हमने क्या किया होगा, आपको एक और मिरर परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, ताकि हम इसके डॉट के बदले भी हमें क्या मिल जाए, एक डॉट और मिल जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि हर डॉट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक मिरर लगाना पड़ेगा, ताकि उसकी रिफ्लेक्शन से हमें एक डॉट मिल जाए। और सेकंड, हमें इसके लिए भी हमें एक और मिरर लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ताकि हमें ये डॉट मिल जाए। आप किसी भी अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि मान लो मैंने पहले ये वाला मिरर लगाया, इसकी रिफ्लेक्शन से मुझे ये पॉइंट मिल गया, फिर उसके बाद मैंने ये वाला मिरर लगाया ताकि ये इधर आ गए पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली आप जैसे मर्जी चल सकते हो, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मैंने ये पॉइंट था, ठीक है, मैंने ये मिरर लगाया, आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद आपने ये मिरर लगाया, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक पॉइंट था, तो इसकी रिफ्लेक्शन से मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे, मतलब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेंगे, मिरर्स मिलेंगे। सो 2mm हमारे पास आ गया। ऐसी जो थर्ड है हमारे पास, उसमें क्या है, इसकी रोटेशन होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, 3 बार हम रोटेट करेंगे तो हमें 3 बार जो है सिमिलर पॉइंट मिलेंगे। और इनके साथ साथ हमें आपको पता है, हर ऐसे ही यहाँ पे देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि 3 बार रोटेट किया होगा तो हमें क्या मिल जाएंगे, 3 जो है पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक मिरर। इस डॉट के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक मिरर। और इस डॉट के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 मिरर। तो इस तरह से इसको लिखा गया है 3m। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो हमारे पास ये 1 2 3 जो हम लिख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये रोटेशंस डिनोट कर रहे हैं, यानी कि 3 रोटेशंस होंगी। और मिरर रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी मिरर रिफ्लेक्शंस होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये था कि हमने क्या किया है कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, रोटेशंस भी हम, अलाउड रोटेशंस भी हम देख रहे हैं किसी भी लेटेस्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे फर्स्ट सिंबल जो है वो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप है बेसिकली 6 फोल्ड रोटेशंस एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, एक पॉइंट ग्रुप के अंदर 6 फोल्ड रोटेशंस होती हैं। और जो सेकंड सिंबल है वो क्या बता रहा है, आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, ठीक है ना। जो भी हमने रोटेशन एक्सिस हमने कंसीडर किया उसके पैरेलल जो है क्या है, हमने रिफ्लेक्शन लाइन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद थर्ड जो सिंबल है वो क्या बता रहा है, रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू, ये जो थर्ड सिंबल है वो क्या बता रहा है, रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है पॉइंट्स मिले।
सो डॉट्स जो है बेसिकली इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। तो यानी कि एक एम का मतलब क्या है, हमने एक जो है पैरेलल हमने लगाई है, ठीक है ना, पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, जिससे हम रोटेट कर रहे थे उसी एक्सिस के पैरेलल हमने मिरर लगाई है। उसके बाद हमने सेकंड में क्या किया, अगर हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो 2 mm, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये 3 mm आएगा, 3m आएगा। उसके बाद हमारे पास ये 4 इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 इक्विवेलेंट पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लगा रहे हैं, मिरर लगा रहे हैं। और हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर मिरर भी लगाई है, एक परपेंडिकुलर मिरर भी लगाई है। तो इस करके यहाँ पे क्या आ गया, 4 mm आ गया। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर मिरर नहीं लगाई थी, इस करके क्या आया था, 3m आया था। 4 जो ये m, एक और m सिंबल है, ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, 6 mm। सो हमने जो है हमने देखा कि 10 डायमेंशनल पॉइंट ग्रुप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं अगर हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन इन्वर्जन ऑपरेशंस लगाएं। अब बेसिकली इनका काम क्या है, हमारे पास ये जो पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं, ये क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल लेटिस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है दैट इज नन, ठीक है ना, कोई रोटेशन एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करती, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। इसकी जो शेप होगी वो ओवल टाइप है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर हमें मिल रहा है, ठीक है ना, तो 3 पॉइंट्स हैं 3 कॉर्नर पे। ऐसी स्क्वायर है तो 4 हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट्स में शो कर रखे हैं। तो यहाँ पे हेक्सागन है, बेसिकली यहाँ पे 2 मोर पॉइंट्स आएंगे जो यहाँ पे मिसिंग है आपकी बुक में, तो इसे और कर लेना। तो बस इसके लिए हमें जो रिफ्लेक्शन में मिलेगी वो कैसे मिलेगी, 6 mm मिलेगी। तो हर एक के लिए 1 1 तो होगा ही ना। तो आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 पॉइंट्स के लिए। और हमें क्या मिल रहा है, 6 हमें वो मिल रही है। सो अभी के लिए ये वाला समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट ग्रुप। के बाद हमारे पास क्या है, ब्रेवियस लेटिस इन 2 डायमेंशन। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि हमने जो है पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस, यानी कि हमने क्या करे, रोटेशन ऑपरेशन लगा दिया। उसकी वजह से जो है हमारा लेटिस क्या रहा, इन्वेरिएंट रहा, चेंजेस नहीं आए। उसके बाद हमने मिरर ऑपरेशन लगाया, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है ए और बी वेक्टर, यानी कि जो क्रिस्टल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो है चेंजेस आ गए। तो ये जो इसकी वजह से जो है हमारे पास जो है 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो है हम लगा सकते हैं किसी भी लेटिस के ऊपर। और वो उसकी वजह से जो हमें लेटिस मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेशल लेटिस कहलाती है। यानी कि अगर हम 4 तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस किसी भी लेटिस के ऊपर लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो हमें स्पेशल लेटिस मिलती है। अगर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, जर्नल लेटिस की बात करें, अगर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर, यानी कि आपके जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, साई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, तो इन दैट केस जो हमें लेटिस मिलती है वो कौन सी कहलाती है, आपकी ऑब्लिक लेटिस कहलाती है। लेकिन अगर हम ए बी साई इनके ऊपर हम क्या लगा दें, रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, बेसिकली आप ए और बी वेक्टर के ऊपर अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो हमें क्या मिलती हैं, स्पेशल लेटिस मिलती हैं। सो ब्रेवियस था, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1848 में कहा कि हम जो है 2 डायमेंशनल अगर हमारे पास लेटिस है तो उसके अंदर जो है हमें जो है बेसिकली 5 तरह की जो है स्पेशल लेटिस हमें मिल सकती हैं, ठीक है। 5 तरह की स्पेशल लेटिस कह लो एग्जिस्ट करती हैं इन 2 डायमेंशनल लेटिस के अंदर। सो 2 डायमेंशनल लेटिस के अंदर जो है हम 5 तरह की जो है स्पेशल लेटिस हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। सो उनके जो 5 तरह की लेटिस थी उनको उन्होंने नाम दिया ब्रेवियस लेटिस, ठीक है ना। 5 ब्रेवियस लेटिस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं 2 डायमेंशन के अंदर, और 3 डायमेंशन के अंदर जो है हमारे पास 14 ब्रेवियस लेटिस जो है एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो 14 तरह की जो है ब्रेवियस लेटिस आपकी एग्जिस्ट करती हैं। सो सबसे पहले जो है 5 तरह की जो ब्रेवियस लेटिस एग्जिस्ट करती है कि कैसे एग्जिस्ट करती हैं, बाय अप्लाइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ए और बी की लेंथ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के, ठीक है ना, और उनके एंगल के बीच में अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहली जो लेटिस एग्जिस्ट करती है दैट इज ऑप्लिक लेटिस। इसमें क्या होता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन दैम। तो ए बी के बीच में जो एंगल है, मान लो गामा है, तो हमने क्या करा, हमने कहा कि जो ए और बी की जो लेंथ है ना, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने क्या बोला कि जो गामा है वो भी कैसा है आपका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। सो गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और आपका ए और बी भी क्या है, इक्वल नहीं है। जब ए बी इक्वल नहीं है तो लेटिस कैसे बन सकती है आपकी,
इस तरह से ए और बी की लेंथ हमारी इक्वल नहीं है बेसिकली, और जो एंगल है वो भी क्या 90 डिग्री नहीं है। तो ये जो हमारी लेटिस क्या कहलाएगी, आपकी ऑब्लिक लेटिस कहलाएगी। तो इसके ऊपर जो है हमने जो है अगर हम पॉइंट ऑपरेशन 1 और 2 लगाएं, सो यहाँ पे क्या कह रखा है, जर्नल इज इनवेरिएंट। अगर हम पॉइंट ऑपरेशन 1 और 2 लगाएं तो ये जो है इनवेरिएंट रहती है लेटेस्ट, ठीक है ना। पॉइंट ऑपरेशन 1 2 कौन से हैं आपको मैंने बता दिए हैं, पॉइंट ऑपरेशन हम पहले से ही डिस्कस करके चले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर लेटिस। स्क्वायर लेटिस में क्या होता है, आपने क्या किया, ए बी की लेंथ क्या कर दी। अब देखो स्क्वायर लेटिस कैसे बनेगी, इस तरह की आपको लेटिस कैसे मिलेगी, स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर। स्क्वायर लेटिस आपको कैसे मिलेगी, जब हम क्या करेंगे, ए और बी जो है उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, आपका 90 डिग्री होगा। ऐसे ही हमारे पास, तो ये है हमारे पास स्क्वायर लेटिस। उसके बाद हेक्सागोनल लेटिस। उन्होंने कहा जो नेक्स्ट है, आप ए बी की लेंथ तो इक्वल रख लीजिए, बट जो एंगल है उनके बीच में वो कैसा होना चाहिए, 120 होना चाहिए। यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, पर इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा। और मैंने आपको बताया था जब एंगल यानी कि साई, बेसिकली साई अगर 120 है तो साई आपका होता क्या है, 2π/n। तो इसके बीच में कितने फोल्ड जो है सिमेट्री है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। सो 120 डिग्री, तो यहाँ पे जो हम n निकाल सकते हैं, n जो है हमारे पास 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ क्या आ सकता है आपका 6। सो 3 आएगा बेसिकली। सो बेसिकली जो हमारे पास जो है हमारा जो लेटिस है जो है वो इनवेरिएंट कब रहेगा, जब हम कितनी की रोटेशन करें, 2π/6 की रोटेशन करें किसी भी लेटिस पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉइंट ऑपरेशन जो रहेगा, मैंने आपको बताया था 1 2 2 mm 3 और उसके बाद हमारे पास क्या था 4 mm और 6 mm, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पॉइंट ऑपरेशन रहता है वो कौन सा रहता है, 3 और 6, ठीक है। रिक्वायर्स हेक्सागोनल लेटिस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो 3 और 6 जो हेक्सागोनल लेटिस के लिए पॉइंट ऑपरेशंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हेक्सागोनल के लिए हो गया। उसके बाद एक और हमारा एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा होता है, सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटिस। तो सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटिस हम पढ़ेंगे, तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर लेटिस ही क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं जब हम क्या करते हैं, लेटिस के ऊपर जो है मिरर रिफ्लेक्शन लगाते हैं। सो बेसिकली जो है हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे एक ऑब्लिक लेटिस लिया, हमने क्या किया, एक ऑब्लिक लेटिस लिया और उसकी जो है हमने प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखे ए और बी। अब हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग कौन सी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इनके ऊपर अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री अप्लाई करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो हमारे पास जो है ऑब्लिक लेटिस हमने कंसीडर किया था, ठीक है। तो ऑब्लिक लेटिस हमने कंसीडर किया था, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री लगा रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि ए और बी जो है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो आपकी ऑब्लिक लेटिस कैसी थी, इस तरह से थी, ठीक है। तो हमने जो है बेसिकली क्या किया, ये हमने ऑब्लिक लेटिस लिया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मान लो ये ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ए डैश, और मुझे क्या मिलेगा, आपका बी डैश मिलेगा। क्लियर हो गया। तो एंगल कुछ भी हो सकता है और ए और बी की लेंथ भी कुछ भी हो सकती है। तो ये मत कहना मैम हम इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ए वेक्टर बी वेक्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या मिल गया, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है अब ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो क्या होगा आपका, कैसा लिखा जाएगा वो। अगर मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करना है, इस पॉइंट को मुझे डिफाइन करना है, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, ए एक्स आई कैप प्लस में बी ए वाई जे कैप। इसी तरह से इसका क्या होगा, बी वाई एक्स कैप आई कैप और बी वाई जे कैप, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने मिरर लगाया एक्स एक्सिस के अबाउट, और रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ये जो 2 न्यू पॉइंट्स मिले, ए डैश बी डैश। तो इनका अगर मुझे लिखना पड़े, ए डैश बी डैश का, इनका मुझे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना पड़े, तो आप कैसे लिखोगे। देखो बच्चे यहाँ पे जो है हमारे पास ए एक्स जो है वो तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ए एक्स आई कैप। लेकिन जो वाई एक्सिस है वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई जे कैप। सिमिलरली बी वाई तो आपका वही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बी वाई तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बी वाई का आई कैप तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बी वाई का जे कैप क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, बी एक्स आई कैप रहेगा और बी वाई जो है आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा लेटेस्ट जो है आफ्टर अप्लाइंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारा कैसा रहना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज नहीं आने का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ए डैश बी डैश जो है वो भी क्या होने चाहिए, आपके लेटेस्ट वेक्टर्स ही होने चाहिए,
ठीक है। तो अगर वो ए डैश बी डैश अगर हमारे लेटेस्ट वेक्टर्स हैं, तो जैसे ए बी हमारे लेटेस्ट वेक्टर्स थे, वैसे ही ये भी क्या होने चाहिए, लेटेस्ट वेक्टर ही होने चाहिए। तो उस केस के लिए हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n1 a और n2 b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो a है वो इस तरह से लिखा जाता है, n1 a1 प्लस में n2 b2, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको भी हम इस तरह से इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, इसको इन टर्म्स ऑफ दिस लिखने के लिए हमने क्या किया, ए डैश बी डैश की हमने कुछ जो है कुछ ये ही दो पॉसिबल चॉइसेस हैं। एक पॉसिबल चॉइस जो पॉसिबल है जिससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, तो वो कौन सी है आपकी, कि ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए आई कैप, और बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी जे कैप। तो हमने जो है यहाँ पे ए एक्स हमने चूज़ कर लिया ए वाई हमने क्या ले लिया 0, बी एक्स हमारा 0 है और बी वाई क्या है प्लस में बी। यानी कुल मिला के हमने जो है हमने ए बी जो है उसकी चॉइस इस तरह से ली ताकि हमारी ये कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमने एक पॉसिबल चॉइस कंसीडर की, जहाँ पे हमने ए एक्स को ए ले लिया, ए वाई को 0, बी एक्स को 0 और बी वाई को क्या ले लिया, प्लस में बी। तो इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास इससे से हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1.8 में जब आप ये रिजल्ट यूज़ करोगे तो यहाँ से ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ए पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे ए वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ठीक है ना। तो यही करोगे ना, क्योंकि हमारे पास ए डैश क्या है, हमारे पास किस तरह से डिफाइन है, ए एक्स आई कैप माइनस में ए वाई जे कैप, और हमने क्या लिया हुआ है कि ए एक्स जो है वो तो ए है, ए वाई क्या आपका 0 है। सो यहाँ से ए डैश क्या आ जाएगा आपका ए। इसी तरह से बी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाई आपने बी लिया हुआ है तो माइनस बी जे कैप, ठीक है। सो ए डैश और ए के बीच में रिलेशन क्या आया अभी, ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो जब अपने वापस में वही लेटेस्ट पॉइंट्स में मिलेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो न्यू लेटेस्ट वेक्टर हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, ए और माइनस बी के। सो इसकी वजह से जो है हमारे पास जो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लेटेस्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो है प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाएंगे, तो उसकी वजह से हमें जो है प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लेटेस्ट हमें मिलेगा। सो वो रेक्टेंगुलर लेटेस्ट क्या होगा उस केस में कि हमने देखा कि ए डैश बी डैश दो हैं, ए डैश ए के इक्वल है पर बी डैश इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो ए और बी है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पर इनके जो बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हैं बच्चे, क्योंकि इनके जो बीच में जो हमारे पास जो एंगल हमें मिला है वो कैसा मिला है, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होता है उस केस में हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लेटिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी तो इक्वल नहीं होते, लेंथ तो इक्वल नहीं होती, पर एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। सिमिलरली अब है सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटिस। अब देखो हमने जो चॉइस कंसीडर की थी ए बी की वो क्या थी इन इक्वेशन 1.9 में, कि ए डैश ए के इक्वल और बी डैश माइनस बी के इक्वल है। तो हमें जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक लेटिस मिला। ऐसे ही हम ए डैश बी डैश की चॉइस ही अगर हम डिफरेंट कर दे तो हमें एक और लेटिस हमें मिलेगा जो भी क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन के अंडर इनवेरिएंट रहेगा, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री वो क्या रहेगा, लेटिस हमारा इनवेरिएंट रहेगा। तो उसके लिए हमने जो बी डैश है वो लेटेस्ट वेक्टर तब होगा, हमने ये चूज़ किया कि बी डैश किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी वेक्टर के इक्वल होगा। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो हमारे पास इक्वेशन थी बी एक्स डैश आई कैप प्लस में बी वाई डैश जे कैप। तो हमने इसके अंदर क्या पुट कर दिया, हमने क्या पुट कर दिया, a माइनस में b। तो a माइनस में b, इसको भी वेक्टर्स की हम ये भी कंपोनेंट्स की टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप, और इसको भी लिखेंगे बी ए वाई माइनस बी वाई जे कैप। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1.8 से, इक्वेशन 1.8 से तो बेसिकली हमारे पास जो बी एक्स डैश है, बी डैश है, यहाँ से देखो बच्चे बी डैश किसके इक्वल है, बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप। बी डैश किसके इक्वल है आपका, बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो बी डैश हमारे पास किसके इक्वल है, बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम इसके भी इक्वल रख सकते हैं कि ये क्या है, बी एक्स डैश आई कैप प्लस में बी वाई डैश जे कैप, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स के इक्वल है, ए वाई माइनस बी वाई किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी वाई के इक्वल है, क्योंकि ये भी बी डैश के इक्वल है। सो
बेसिकली ये आ गया हमारे पास। तो इन दोनों से हमने क्या निकाल ली, ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ए एक्स की वैल्यू आ गई 2bx और बी एक्स क्या निकल के आया, ए एक्स बाय में 2, और ए वाई हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। सो ए वाई 0 है, बी एक्स क्या निकल के आया, ए एक्स बाय में 2 निकल के आया। सो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो ए वेक्टर है मस्ट बी डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। सो ए वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ से जो हमारे पास एक और पॉसिबल जो चॉइस प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की जो निकल के आई है आफ्टर अप्लाइंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री, वो क्या है, निकल के आई है कि ए जो है वो ए एक्स आई कैप के इक्वल है, और बी जो है वो किसके इक्वल निकल के आया। तो बी वाई तो हमारे पास हाफ ए एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप। तो यहाँ से हमारे पास ये जो चॉइस हमारे पास आई है कि ए और बी की लेंथ भी इक्वल नहीं है, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी क्या है, इक्वल नहीं है 90 डिग्री के। तो ये जो हमारी लेटिस निकल के आई है वो कौन सी है, आपकी सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटिस। ठीक है, तो ये कैसी लेटिस निकल के आई है, आपकी सेंट्रल रेक्टेंगुलर लेटिस। सो ये जो है 5 तरह की लेटिस हमने डिफाइन करी। ऑब्लिक, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, और एंगल जो है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री, और ये किसके, इनकी जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो 4m और 4mm लाई करती है। हेक्सागन, इसमें क्या होता है, ए बी की लेंथ इज इक्वल एंड इज नॉट इक्वल, नहीं इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल एंड एंगल इज 120 डिग्री, और इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट कुछ सिमेट्री रहेगी वो 6 mm 3 ऐसी प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लेटिस जो है हमारे पास, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड द एंगल इज योर 90 डिग्री। ठीक है, और सेंटर रेक्टेंगुलर में ए इज नॉट इक्वल टू बी, और हमने क्या देखा, जो हमारा एंगल निकल के आया है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो है दैट इज नॉन प्रिमिटिव जो हमने देखी है। क्यों नॉन प्रिमिटिव है, यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू क्या है, नॉन इंटीग्रल है। सो ये नॉन प्रिमिटिव जो है लेटिस है, और इसमें जो एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इनका जो है यहाँ पे बना हुआ है फिगर, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी करेक्ट कर लेना, प्रिमिटिव में इक्वल टू 90 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसके लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।